Hello everyone. I hope all of you are keeping well and all of you are doing well in your studies also. My dear students, in classes 6, 7 and 8, we have studied social science as a major subject, as one of the major subjects. But in social science, in classes 6, 7 and 8, we have studied history, civics and geography. In classes 9 and 10, we are going to study one more part. We are going to study one more part in social science. And that part is called economics. It means in classes 9 and 10, we are going to have 4 parts in social science. History, 20 marks. Geography, 20 marks. Civics, 20 marks. And economics, 20 marks. Total, 80 marks. Social science subject code by CBSE is 087. 80 marks final exam, 20 marks internal assessment, total making 100 marks for the subject social science. I thought I should tell you these things now only. और इसीलिए मैंने ये बातें आप लोगों के सामने शुरू में ही रखने का प्रयास किया और मुझे लगता है ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और इससे आपको अपने प्रिपरेशन को स्मूथ रखने में काफ़ी मदद भी मिलेगी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर इन इकोनॉमिक्स एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर. माय डियर स्टूडेंट्स, as I told you, economics is a new part added in social science in class 9. नया ये पार्ट जुड़ा है सोशल साइंस में, क्लास 9 में, क्लास 10 में भी रहेगा. फिर क्लास 11 ऑनवर्ड्स इकोनॉमिक्स एक इंडिपेंडेंट एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनेगा. साइंस के लोग भी इसको पढ़ते हैं, कॉमर्स के लोग भी इसको पढ़ते हैं और आर्ट्स के लोग भी इसको पढ़ते हैं. ये ऐसा सब्जेक्ट है जो तीनों में कॉमन तरीके से एक ही लेवल से, एक ही स्टैंडर्ड से पढ़ा जाता है. बहुत इंटरेस्टिंग बात भी है और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है आप लोगों के लिए. एक बात मैं शुरू में आपको बता दूं, हम लोग हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के किसी भी चैप्टर को जब कवर करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव इतना होगा कि हम अच्छे से टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स को, चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझ सके. हमारा ऑब्जेक्टिव रटना बिल्कुल नहीं होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा समझना, ताकि क्वेश्चंस किसी भी तरह से पूछे जाएं, उनके आंसर हम कंफर्टेबली लिख सकें. वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग लिखने का प्रैक्टिस खूब कीजिए और रेगुलर कीजिए, अच्छी हैंडराइटिंग में कीजिए, क्योंकि इस पैंडेमिक पीरियड में आर्ट ऑफ राइटिंग हम लोग भूलते जा रहे हैं, आर्ट ऑफ टाइपिंग हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं. तो मुझे उम्मीद है आप लोग इन बातों का ख्याल रखेंगे. वी आर कमिंग टू द टॉपिक द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर, फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स, क्लास 9. ओके, इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोग पालमपुर गांव की यात्रा करेंगे. वी आर गोइंग टू मूव अराउंड द विलेज पालमपुर टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर इन इकोनॉमिक्स. शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं. पहली स्लाइड में जो आपको पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ही इज एडम स्मिथ. जैसा कि मैंने कहा,
we have added a new part in social science and that is economics. तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले हम ये समझ लें कि इकोनॉमिक्स है क्या, और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए जिसने इकोनॉमिक्स को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में इस्टेब्लिश किया है। वो व्यक्ति कौन है भाई? वो व्यक्ति हैं एडम स्मिथ। याद रखिएगा, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ कौन है भाई? थोड़ा और एडम स्मिथ साहब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ही इज अ स्कॉटिश पर्सन। स्कॉटिश का मतलब क्या हुआ? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये चार पार्ट हैं द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के। इसका मतलब आयरलैंड के लोग आयरिश, स्कॉटलैंड के लोग स्कॉटिश, इंग्लैंड के लोग इंग्लिश और वेल्स के लोग वेल्स कहे जाते हैं। जैसे इंडिया के लोग इंडियंस, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानीज कहे जाते हैं। तो एडम स्मिथ का सिटीजनशिप क्या हो गया? स्कॉटिश। वो स्कॉटिश ओरिजिन के पर्सन हैं और उन्होंने इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया इकोनॉमिक्स में कि उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। लेकिन एक और बात है, उनको फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। इस पर हम लोग आएंगे, कैपिटलिज्म टर्म पर। पहले यह क्लियर कर लें कि इकोनॉमिक्स क्या है। ओके, एडम स्मिथ साहब ने एक बुक लिखी जिसका टाइटल है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। He wrote this book in 1776. 1776 you must be remembering. 1776, 1776, 4th July, 13 colonies in North America got independence with support of Louis XVI under the leadership of George Washington and emerged as a powerful country, powerful nation state with the name the United States of America। 1776 में बना था, ठीक है। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को हराया था वहां पर किसने? जॉर्ज वाशिंगटन ने। और वहीं से लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया भेजा गया था, क्या बना करके? गवर्नर जनरल बना करके, ईस्ट इंडिया कंपनी का। वो तो पीछे की बात है, हम लोग हिस्ट्री में उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। So an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, ये बुक है 1776 में एडम स्मिथ साहब ने लिखी। और इसी बुक में एडम स्मिथ साहब ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। वेल्थ वर्ड पर हम लोगों को ध्यान देना है यहां पर, ठीक है। एवरीथिंग, हम जितनी भी चीजें देखते हैं, गुड्स और सर्विसेज, चाहे वो वस्तुएं हैं या वो सेवाएं हैं, जिनसे वेल्थ क्रिएट होता है, जिनसे वेल्थ क्रिएट होता है, उन्हीं के बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन इकोनॉमिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट वेल्थ, all the goods and services are categorized into two classes, two categories: economic goods and services, non-economic goods and services. Economic goods and services वो हैं जिनसे wealth create होता है, और non-economic goods and services वो हैं जिनसे wealth create नहीं होता है। इसका मतलब in economics we study only about those goods and services which create wealth. They are called economic goods and services. अब economic goods and services भी दो कैटेगरी में आ जाती हैं: marketable goods and services, non marketable goods and services. Marketable goods and services क्या है? अगर आपका कोई बहुत बड़ा कल्टिवेबल लैंड है, वहां आप पोटैटो की खेती करते हैं
और पोटैटो आप इतना ज़्यादा उगाते हैं कि आपके यूज से ज़्यादा है, तो आपके यूज से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे उसको? सरप्लस है। और जो सरप्लस पोटैटोज हैं उनको आप मार्केट में बेचते हैं, बेचने से आपको पैसे मिलते हैं, धन मिलता है, और ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये जो आपने काम किया ये हो गया मार्केटेबल। नॉन मार्केटेबल कब होगा भाई? जब आप अपने खेत में उतना ही पोटैटो की खेती करेंगे जितनी आपको जरूरत है, आप उसको बेचने के लिए प्रोड्यूस करेंगे ऐसा नहीं है, तब वो नॉन मार्केटेबल होगा। तो एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, सिटीजनशिप उनका स्कॉटिश है। अब आते हैं हम लोग कि कैपिटलिज्म क्या है। जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का ओनरशिप होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिज्म। व्हेन the means of production and distribution is owned and controlled by an individual or a group of individuals, it is called capitalism. And the main objective of capitalism has always been to earn maximum profit at minimum expenditure. कम से कम खर्चा और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, यही कैपिटलिज्म का ऑब्जेक्टिव है। इसका अपोजिट होता है सोशलिज्म। इनफैक्ट सोशलिज्म हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट कैपिटलिज्म। सोशलिज्म में क्या होता है फिर? सोशलिज्म में होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओन एंड कंट्रोल्ड नॉट बाय एन इंडिविजुअल, not by a group of individuals, but by the whole society. And the main objective of socialism is to do welfare of the society. अब दोनों को मिक्स कर दीजिए। जिस किसी कंट्री में भी कैपिटलिस्ट व्यवस्था भी है, सोशलिस्ट व्यवस्था भी है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड। ये हमारे कंट्री में है। हमारी कंट्री में इकोनॉमिक्स में, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक्स में, हमारी कंट्री की इकोनॉमी में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो कैपिटलिस्ट लगती हैं और कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो सोशलिस्ट लगती हैं। ठीक है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट का है। और गवर्नमेंट किसकी है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, सभी की है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तो सबका हुआ, ये हो गया सोशलिज्म। इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी। एवरी पर्सन इन सोसाइटी इज ओनर ऑफ दैट सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, बिकॉज इट्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आई सेड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो सोशलिज्म रिएक्शन है कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में। और सोशलिज्म का फादर कार्ल मार्क्स, उन्होंने भी एक बुक लिखी, द कैपिटल, दास कैपिटल इन जर्मन लैंग्वेज इफ यू गो। और उसमें उन्होंने कहा कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड गेट यूनाइटेड, यू हैव नथिंग टू लूज बट एवरीथिंग टू गेट। आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को सब कुछ है। यही तो सोशल वेलफेयर है। तो कैपिटलिज्म के फादर हो गए कौन? एडम स्मिथ साहब। और सोशलिज्म के फादर हो गए कार्ल मार्क्स। मिक्स्ड कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के फीचर्स को मिक्स कर दीजिए तो ये हो गया कौन? मिक्स्ड। न कैपिटलिस्ट रहे न सोशलिस्ट रहे, मिक्स्ड हो गए। जैसा मैंने इंडिया के बारे में बताया कि सेल है, वो सोशलिस्ट फीचर लिए हुए है। और टाटास, अंबानीज, ये क्या हो गए? बजाज, ये सब क्या हो गए? ये हो गए कैपिटलिस्ट फीचर वाले। तो हम तो दोनों हैं। तो अब मुझे लगता है कि तीन बातें तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है भाई? एडम स्मिथ। उन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनके प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग सब मिला करके
इनका ओनरशिप, इनका कंट्रोल 3 तरह से होता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। दुनिया का सबसे ताकतवर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी माना गया है भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। सोशलिस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की पहली यूएसएसआर को बोलते हैं, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब वो नहीं है, अब तो वो रशिया हो गया। 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का या द यूएसएसआर का, तो वो 15 इंडिपेंडेंट नेशंस में बट गया। सबसे बड़ा उसका हिस्सा रहा जो रशिया हुआ। तो ऐसा है। और मिक्स्ड में हम इंडिया वाले आते हैं इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास इतनी जानकारी पुख्ता है, ये हमारा बेस है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ चैप्टर्स को लेक्चर वाइज पूरा कर देना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट हर तरह से पूरा हो, हर तरह से कंप्लीट रहे, ताकि आप बातों को समझ सके और अच्छे से लिख भी सके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर समझना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि हमने ये जान लिया कि इकोनॉमिक्स है क्या, इसमें हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे। तो आप लोग तैयार हैं मेरे साथ हाइपोथेटिकल विलेज, काल्पनिक गांव। कौन सा गांव भाई? पालमपुर। यात्रा पे चले। ओके। इंट्रोडक्शन, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर के बारे में थोड़ा जान लें हम लोग, ये कैसा गांव है। तो पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है। कभी कभी बैठे बैठे आप लोग सोचते होंगे और सोचते सोचते आप खो जाते होंगे तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते होंगे, क्या सोच रहे हो जी आप? तो आप बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं, बताओ क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं सोच रहा था कि हम लोग एक ऐसे गांव में गए हुए हैं जहां पे ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं हो। नहीं, मैंने सोचा ऐसा, मेरे इमेजिनेशन में तो ऐसा गांव आया। बस यही है हाइपोथेटिकल विलेज। तो एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हम लोग अपनी क्लासरूम में ही रहेंगे और बैठे बैठे ये सोचेंगे कि एक विलेज है जिसका नाम है पालमपुर, और उसकी हम लोग यात्रा करेंगे और इकोनॉमिक्स को इसी यात्रा के साथ सीखने का प्रयास भी करेंगे। पे अटेंशन, दैट इज एनफ। तो विलेज पालमपुर हाइपोथेटिकल विलेज है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन इन विलेज पालमपुर? जब हम लोग विलेज पालमपुर का एक चक्कर लगाते हैं, चलिए लगा लेते हैं। ओके, लगा लिया, मान लिया कि हमने चक्कर लगा लिया, और चक्कर लगाने के बाद हम लोगों ने पाया कि यहां का बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन का क्या है। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन का? तो हम लोगों ने चारों तरफ जब घूम के देखा तो एक ही बात सुनाई दे रही थी, एक ही बात समझ में आ रही थी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। और उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग थी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग था, और भी कई चीजें थी, शॉपकीपर्स थे, और भी कई चीजें थी। वाशरमैन मिले थे, कारपेंटर्स मिले, वो भी मिले, आयरन स्मिथ मिले, गोल्ड स्मिथ मिले, सब मिले। लेकिन इसमें जो हम लोगों ने ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात है वो क्या है? हम लोगों ने ये देखा कि पालमपुर गांव के लोग उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। पालमपुर विलेज के लोग उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन करते हैं जिनकी जरूरत उनको है, जो उनको जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, जो उनकी लाइवलीहुड के लिए जरूरी है। बस उन्हीं चीजों का वो लोग प्रोडक्शन करते हैं। अगर प्रोडक्शन करते के क्रम में वो सरप्लस हो गया तो बेच देते हैं, अगर कम पड़ गया
तो अगल बगल के विलेज से या नियर बाई टाउनशिप से खरीद लेते हैं। बस यही यहां का प्रोडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात पे आते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन पालमपुर। क्या है यहां की प्रोडक्शन एक्टिविटीज? तो बेसिक तो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने वाली जितनी भी एक्टिविटीज आप इमेजिन कर सकते हैं वो सब है। ठीक है, जैसे क्या है, कारपेंटर्स हैं मैंने कहा, वाशरमैन है मैंने कहा, प्लम्बर्स हैं मैंने कहा, ये सभी लोग हैं जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। अब आते हैं कि रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज। प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? तो प्रोडक्शन के लिए जिन चीजों की भी जरूरत पड़ती है उनको हम लोग बोलते हैं इनपुट्स। रिमेंबर, द थिंग्स, द फैक्टर्स, द एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड in the process of production, to complete the process of production, to carry on the process of production, are called the inputs of production. उनको हम लोग प्रोडक्शन का इनपुट्स बोलते हैं। तो कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है भाई प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए? पहले प्रोडक्शन बात को समझ लें। प्रोडक्शन में वही चीजें आएंगी जो नेचुरली फॉर्म में, अपने नेचुरल फॉर्म में उगाई जाती हैं। जैसे वीट की खेती करते हैं तो ये प्रोडक्शन है, लेकिन वीट से जब फ्लावर बनाते हैं, आटा बनाते हैं, तो वो प्रोडक्शन नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग है। मिल्क प्रोडक्शन है, लेकिन पनीर बना के खा गए वो प्रोडक्शन नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। स्वीट्स बना गए, ये मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, ओके। तो रिसोर्सेस नीडेड फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, और मजदूर भी चाहिए, यानी लेबरर्स चाहिए। दो हो गए इनपुट। तीसरा इनपुट हो गया फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में रॉ मटेरियल भी आएगा, मशीनें भी आएंगी, और बाकी जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं वो सब आ गए। तीन हो गए। चौथा है ह्यूमन कैपिटल, यानी एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज एंड स्किल, इसमें आ गया। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना है, जो चौथा इनपुट है ह्यूमन कैपिटल, वो बाकी तीन इनपुट्स का यूज करता है। थोड़ा ध्यान देना आप लोग। ह्यूमन बीइंग लैंड का यूज करता है, लेबर का यूज करता है, फिजिकल कैपिटल का यूज करता है, और तब प्रोडक्शन की एक्टिविटी करता है वो। अगर ये जितना नॉलेज वाला होगा, स्किल वाला होगा, टेक्नोलॉजी वाला होगा, एक्सपीरियंस वाला होगा, कौन? ह्यूमन कैपिटल, उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो रिसोर्सेस नीडेड फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज मीन्स व्हाट? मीन्स इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अब आते हैं डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या हुआ यहां पर? इसका मतलब यह है कि जब हम लोगों ने हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर की यात्रा की तो उसमें एक बड़ी जबरदस्त चीज देखने को मिली, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो। याद आ रहा है? दैट्स गुड। तो हम लोगों ने देखा था कि पालमपुर विलेज के लोग उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं जिनकी जरूरत उनको है जिंदगी जीने के लिए। ओके, फॉर देयर लाइवलीहुड द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड दे प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। कारपेंट्री सर्विस है, प्लम्बर का काम सर्विस है, वाशरमैन सर्विस है, आयरन स्मिथ सर्विस है। ठीक है, लेकिन गुड्स में क्या क्या आ जाएगा? आप सब लोग जानते हैं कि गुड्स में क्या क्या आता है। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, पालमपुर हाइपोथेटिकल विलेज, काल्पनिक गांव। खो गए हैं हम लोग पालमपुर में। अच्छी बात है, सीखने के लिए सब्जेक्ट मैटर में खो जाना बहुत जरूरी है। हम लोग अभी अपने अपने घरों में नहीं हैं, हम लोग अभी कहां पे हैं? इमेजिनरी विलेज, हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर में। और क्या क्या चीजें हम लोग देख चुके हैं, इस बात का ध्यान रखना है। पालमपुर विलेज में घुसने के पहले हम लोगों ने एडम स्मिथ के बारे में सोचा था, उन बातों पर भी ध्यान देना है।
भूलना नहीं है। पालमपुर का लोकेशन देखते हैं, हाइपोथेटिकल विलेज तो है लेकिन इसके आसपास भी तो कुछ होगा, तो उसको भी देखते हैं। पालमपुर का लोकेशन है कि इट इज कनेक्टेड टू रायगंज एंड शाहपुर। ये रायगंज और शाहपुर नाम के दो विलेजेस से कनेक्टेड है। एक और बात आप लोग याद रखिएगा, आपका क्वार्टर होगा, आपका घर होगा, आपका अपार्टमेंट होगा, उसके चारों डायरेक्शन में जिन जिन चीजों को आप माइलस्टोन मान सकते हैं या जो बिल्कुल आपके सराउंडिंग में हैं, उनको चौहद्दी भी बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। आपके नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, ये अगर आप किसी को बताते हैं तो ये हो गया चौहद्दी, यही सराउंडिंग है। तो पालमपुर विलेज का भी एक सराउंडिंग है, लेकिन उसमें दो साइड में गांव हैं और ये हैं रायगंज एंड शाहपुर। अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या है भैया? जब हम लोग पूरे पालमपुर का चक्कर लगा गए तो बड़े मजे की बात देखने में आई, बड़ा अच्छा लगा। शहर में हम लोग रहते हैं और विलेज की यात्रा कर रहे थे, वो भी स्वप्न लोक में, इमेजिनरी विलेज, और भी मजा आ रहा था। तो क्या देखा हम लोगों ने पालमपुर में? हम लोगों ने देखा तांगा, टमटम गाड़ी, ठीक है, चल मेरे घोड़े, टिक 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 सुने होंगे। आप में से कुछ लोग टमटम पर भी बैठे होंगे, ठीक है, नहीं बैठे होंगे तो जहां भी मौका लगे छोड़ना मत, बैठ जाना, फिर देखना क्या आता है। शोले पिक्चर देखी होगी, शोले पिक्चर में भी एक टमटम गाड़ी है। मैं ये नहीं यहां बताऊंगा कि कौन चला रहा है और कौन कौन बैठा है, बट आप लोग देख लेना, खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो टमटम गाड़ी है। दूसरी बात है बैलगाड़ी, बुलॉक कार्ट, ठीक, बुफेलो कार्ट भी है, बुलॉक कार्ट भी है, बुफेलो कार्ट भी है। कुछ लोगों ने साइकिल भी रखी है, कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल भी रखी है, और कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज भी करते हैं। ये सब क्या हो गया भाई? ये हो गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट हुआ, कम्युनिकेशन तो नहीं हुआ। अब ट्रांसपोर्ट से कोई जाके कोई मैसेज कहीं पे पहुंचा रहा है तो कम्युनिकेशन तो वो है, ठीक है, तो वो भी हुआ थोड़ा सा। लेकिन कम्युनिकेशन के रूप में एक बड़ा सटीक चीज देखा हम लोगों ने, पोस्ट ऑफिस। ये पालमपुर में है, यहां के लोग भी चिट्ठियां भेजते हैं, यहां के लोग के घर में भी चिट्ठियां आती हैं। डाक बाबू, डाकिया डाक लाया, है ना। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जरूरी है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इकोनॉमिक्स में। प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने क्या देखा था? मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। वीट प्रोड्यूस किया गया, मिल्क प्रोड्यूस किया गया, वीट से फ्लावर बना, मिल्क से स्वीट्स बनी। लेकिन इन स्वीट्स को मार्केट तक ले जाएगा कौन? मिल्क को और वीट को फ्लावर बनाने के लिए आटा चक्की तक कौन ले गया था? साइकिल पे ले गए होंगे, कार में ले गए होंगे, ऑटो में बैठ के गए होंगे, जैसे भी गए, ये ट्रांसपोर्ट है। और जहां भी ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये दोनों आता है सर्विस सेक्टर में। तो प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को कनेक्ट करने वाला, और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को मार्केट से कनेक्ट करने वाला है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर में आता है कौन भाई? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बैंकिंग भी आता है, इंश्योरेंस भी आता है, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब तीसरी बात, पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड हाउसेस। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ? पालमपुर जब हम लोगों ने घूमा और देखा तो पाया कि मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर में बिलीव करते हैं, खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर भी करते हैं और बाकी काम भी करते हैं। जब समय मिला तो आयरन स्मिथ का काम किया, जब खाली बैठे तो दूसरों के खेत में एग्रीकल्चरल लेबरर के रूप में काम कर लिया। तो ये सभी तरह के यहां पर काम करने वाले लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, दलित भी हैं, जनरल लोग भी हैं, हर तरह के लोग हैं, लगभग हर जाति के लोग हैं और हर धर्म के भी लोग हैं यहां पे। ये सब हम लोगों ने देखा इस गांव में। और हाउसेस कैसे हैं भाई? याद रखना, विलेज में हाउसेस दो तरह के होते हैं बच्चों, कच्चे घर और पक्के घर, कच्चा मकान, पक्का मकान, ठीक है। हाँ, एक बात जरूर होती है कि
जो पालमपुर गांव के घर हैं वो अलग अलग घर अपने अपने आप में निराले हैं, सबकी डिजाइन अलग है, सबके आर्किटेक्ट कौन है, लोग उस घर का जो हेड है वही आर्किटेक्ट है, जो घर बनाने में पैसा लगा रहा है, घर का जो व्यक्ति कमा रहा है, पैसा लगा रहा है, वही अपने दिमाग भी लगा रहा है कि ऐसा डिजाइन बनाएंगे, तो वही आर्किटेक्ट भी है। तो हर घर की डिजाइन अलग है, छोटे घर भी हैं, बड़े घर भी हैं, जिनका जैसा घर है वो घर उनके फाइनेंशियल कंडीशन को, लिविंग स्टैंडर्ड को इंडिकेट करता है, उनकी अर्निंग को इंडिकेट करता है, और अर्निंग को इंडिकेट करता है मतलब नेशनल इनकम में उनके कंट्रीब्यूशन को भी इंडिकेट करता है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड हाउसेस समझ गए आप। अब आते हैं अवेलेबल पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज यहां पर क्या क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब पहले क्या हुआ? पब्लिक फैसिलिटीज आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। पब्लिक फैसिलिटीज में आता है वो चीजें जो सरकार के तरफ से की गई लेकिन सबके लिए की गई, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है तो सबके लिए, नहीं है तो किसी के लिए नहीं। पोस्ट ऑफिस है, सबके लिए है। तालाब है, सबके लिए है। सड़कें हैं, सबके लिए है। पानी की व्यवस्था है, सबके लिए है। इलेक्ट्रिसिटी है, सबके लिए है। जो उसकी फॉर्मेलिटीज पूरा करेगा वो उसका यूज भी करेगा। तो पब्लिक फैसिलिटीज आप लोग समझ गए। अब मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी एग्रीकल्चर, यही यहां का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक हमारा क्या है भाई? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। याद रखिएगा, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, यही 3 बातें हैं जो इकोनॉमिक्स में बड़ा मायने रखती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा देखते हैं। प्रोडक्शन है क्या एक्चुअली? मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को इसको सिखाया है कि जब हम लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिनमें इनपुट्स का यूज करके नेचुरल फॉर्म में चीजों को उगाते हैं, नेचुरल फॉर्म में चीजों को क्रिएट करते हैं, तो ये प्रोडक्शन है। एक बार देखते हैं, एन एक्टिविटी इन विच पीपल यूज इनपुट्स टू प्रोड्यूस आउटपुट्स। द एक्टिविटीज और एन एक्टिविटी विच यूजेस इनपुट्स टू प्रोड्यूस आउटपुट्स, 2 बातें हो गई। ये एक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में इनपुट्स का यूज होता है, मैं पहले बता चुका हूं क्या क्या इनपुट्स का यूज होता है। हम लोग पालमपुर का चक्कर लगा लगा के देख भी चुके हैं कि क्या क्या इनपुट्स हैं, और आउटपुट्स भी हम लोगों को पता चल चुका है। एक बार फिर भी देख लेते हैं, है ना। तो इनपुट्स में है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आ गया लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल जिसमें फिक्स्ड चीजें होती हैं, है ना, जिसमें रॉ मटेरियल भी हो गया, मशीन्स भी हो गई, टूल्स हो गए, टेक्निक्स हो गए, सब आ गए उसी में। और लास्ट में हो गया ह्यूमन कैपिटल, जिसको हम लोग नॉलेज एंड एंटरप्राइज भी बोलते हैं। नॉलेज हो गया, स्किल हो गया, ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, सब आ जाते हैं इसमें। अब एक बात ध्यान देना है कि ये जो ह्यूमन कैपिटल है ये बाकी 3 का यूज करता है, और ह्यूमन कैपिटल के पास जितना अच्छा नॉलेज और एंटरप्राइज होगा उतने अच्छे से वो इन तीनों का यूज कर पाएगा, और उतनी ही अच्छी क्वालिटी के और उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी यानी वो आउटपुट्स हैं। तो ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ओके, अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं हम लोग। फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर कैसे होता है भाई? किस तरह के लोग यहां एग्रीकल्चर का काम करते हैं, और करते हैं तो कैसे करते हैं? थोड़ी नजर हम डाल चुके हैं, लेकिन एक बार दिमाग पे जोर थोड़ा और डालते हैं कि हम जब चक्कर लगाए थे, किसका चक्कर लगाए थे? पालमपुर गांव का। तो हम लोगों ने क्या देखा था? व्हाट वी हैड सीन। पहली बात हम लोगों ने देखा कि लैंड फिक्स्ड, एग्रीकल्चर एरिया तो फिक्स है, उसको आप घटा नहीं सकते, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। हाँ, एक बात है, घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते।
घटा कैसे सकते हैं भाई? घटा ऐसे सकते हैं कि जिस एग्रीकल्चरल एरिया में एग्रीकल्चर होता था, फार्मिंग होती थी, कल्टीवेशन होता था, अगर किसी फैमिली के लोग आपस में बंट गए और उन्होंने एक दूसरा घर, जो लोग अलग हुए वो दूसरा घर बनाना चाहते हैं, तो जाहिर है किसी खेत में ही बनाएंगे, है ना? पानी में और आसमान में तो बनाएंगे नहीं। तो जिस एरिया में कल्टीवेबल एरिया में वो घर बनाएंगे, उतना तो कल्टीवेबल एरिया घट गया ना हमारा। तो इस चीज को ध्यान देना है। फार्मिंग में क्या है? लैंड फिक्स है, और फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है कहां का? पालमपुर का। और तीसरी बात कि लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन भी फिक्स्ड है, मतलब एग्रीकल्चरल फार्म है तो है, वो जमीन खेती में यूज होती है तो खेती में यूज होती है, वो लोग किसी और चीज में उसका यूज नहीं करते। तो लैंड भी फिक्स्ड और लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन भी फिक्स्ड। तो बढ़ क्या रहा है? बढ़ रहा है पॉपुलेशन। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, बढ़ते हुए पॉपुलेशन के लिए रहने के लिए घर की जरूरत पड़ेगी, तो घर के लिए जमीन कहां से आएगा? पालमपुर में जमीन आएगी कहां से? एग्रीकल्चरल लैंड, कल्टीवेबल लैंड में ही एक छोटे से टुकड़े में लोग अलग घर बनाएंगे। तो जब अलग घर बनाएंगे तो कल्टीवेबल लैंड का एरिया घटेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। हालांकि पालमपुर वाले कोई ये बात हम लोग को बताने को तैयार नहीं है, मगर हम लोग भी कम नहीं है, पता लगा चुके। ठीक है, अगली बात है कि नो स्कोप ऑफ न्यू कल्टीवेबल लैंड। ये बड़ी मार्के की बात बोल गया। जो कल्टीवेबल लैंड है वो भले घर बनाने के लिए, नए घर बनाने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ने पे यूज में आ जाए, शायद ही कहीं ऐसा हम लोगों को पालमपुर में देखने को मिला है, मुझे तो नहीं लगता कि मिला, कि जहां पर लोगों ने घर को तोड़ दिया और उसको एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया क्योंकि पॉपुलेशन घट गया। ऐसा तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसलिए ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। लैंड मेजर्ड इन बीघा या गुंठा। देखो, हर चीज को नापने का एक तरीका होता है ना? तो 1 रुपए में 16 आने होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये सब यूनिट्स हो गए करेंसी के। उसी तरह से जमीन को नापने के लिए भी है बीघा और गुंठा। बीघा ये वर्ड आप लोग बहुत सुने होंगे। हमारे पास 20 बीघा जमीन है, 25 बीघा जमीन है, हमारे दादाजी के पास न पूछो मत। अच्छा ठीक है भैया, नहीं पूछेंगे। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि पूछो, हम बताना चाहते हैं हमारे दादाजी के पास 150 बीघा जमीन था। अच्छा, क्या हो गया? अरे उनके कई बच्चे, फिर उनके कई बच्चे, वो ज़मीन जो है ना बढ़ते बढ़ते अब मुश्किल से 20-20 बीघा, 10-10 बीघा, 5-5 बीघा, जो भी है ऐसा है। तो बीघा में आता है 20 कट्ठा। 1 बीघा 20 कट्ठा, उल्टा भी बोल के देख ले। 20 कट्ठा जमीन है तो वो कह सकता है कि मेरे पास 1 बीघा जमीन है। 1 बीघा जमीन है तो कह सकता है कि 20 कट्ठा जमीन है। गुंठा, इस पे मैं ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा हूं कि ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से इसकी पैमाइश है। हालांकि बीघा की भी पैमाइश अलग अलग, पैमाइश मतलब मेजरमेंट अलग अलग है ना? इसलिए हम लोग उन वेरिएशंस में नहीं जाएंगे, हमको टर्म बस याद रखना है। यहां पे आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात पे आते हैं, कैन वी ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? सोचिए, जोर लगाइए। जब विलेज पालमपुर को हम लोगों ने देखा, घूमा, तो कुछ किसानों से बात की, कुछ फार्मर्स से बात किया, उनसे ये पूछा कि भैया ये बताइए, अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? इतने सदस्य हैं। जमीन कितनी है? 4 बीघा है। अच्छा, 4 बीघा जमीन है आपके पास, तो आज से करीब करीब 2 पीढ़ी पहले तो आपके यहाँ कम लोग होंगे परिवार में मेंबर। हाँ साहब, मेंबर तो कम थे, अभी तो ज़्यादा हो गए। हाँ, जमीन तो उतनी, हाँ जमीन उतनी है, हमारा घर बस ऊपर बढ़ाते गए या उसी में एडजस्ट हो रहा है। अच्छा, ऐसा है। तो ये बता दीजिए हम लोग को कि लोगों की संख्या बढ़ गई, जमीन उतनी ही रह गई, तो ज़्यादा पैदावार कैसे हो जा रही है? बोला है, ये राज की बात है। क्या राज की बात है भाई? ग्रीन रिवॉल्यूशन। आएंगे हम लोग इस टॉपिक पे। इसका आंसर अगर हम लोगों को देना पड़े तो हम लोग बोलेंगे यस, इट्स पॉसिबल, वी कैन ग्रो मोर इन सेम एरिया ऑफ कल्टिवेबल लैंड, इट्स पॉसिबल। नाउ, खरीफ रेनी सीजन में होता है, ज्वार और बाजरा उगाते हैं लोग। रबी विंटर सीजन में होता है, वीट इसका मेन खेती का
पैदावार होता है। लेकिन किसान लोग बड़ी चालाक हैं पालमपुर में। रबी और खरीफ के बीच में, या उल्टा बोलिए, खरीफ और रबी के बीच में अक्टूबर से दिसंबर तक वो जमीन का एक अच्छा यूज कर लेते हैं, पोटैटोज उगा लेते हैं ये लोग। तो साल भर के लिए पोटैटोज हो गया, नमक है ही, प्याज की थोड़ी सी खेती कर लेनी है या खरीद लेना है, बस नमक प्याज हो गया, टमाटर होगा ही, बाकी घर के गार्डन में, घर के बागवानी में कुछ न कुछ हरी सब्जियां लगेंगी ही, तो वो हो जाएगा। मेन पोटैटो है, आलू है ना। तो ये, और कुछ वैसे फार्मर जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है तो उन्होंने अच्छी खासी खेती भी कर ली, और मन लगा तो थोड़ा शुगर केन भी उगा लिया। शुगर केन उगा लिया, याद रखिएगा ये फूड क्रॉप नहीं है, ये कमर्शियल क्रॉप है। जिन क्रॉप्स के ऊपर कोई ना कोई इंडस्ट्री बेस्ड है वो कमर्शियल क्रॉप है। जिन क्रॉप्स के ऊपर, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के ऊपर अगर कोई ना कोई इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल डिपेंड करता है, यानी शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन चाहिए, तो शुगर इंडस्ट्री क्या हुआ, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कैसा है भाई, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है ना, ये सब जानना है आपको। तो शुगर केन। अब क्या है कि पालमपुर के लोगों के पास कुछ बड़ी जबरदस्त फैसिलिटीज हैं। इन फैसिलिटीज पे गौर करना आप लोग, इन पे फिर से आना होगा हम लोग को। वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है, पॉन्ड देखा था हम लोगों ने, इनके पास है। हैंड पंप्स भी हैं, कुछ लोगों ने ट्यूबवेल्स भी लगा रखे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, साफ जाहिर है, इससे कुछ चीजें हम लोग को इमेजिन भी करनी होगी यहां। तो अच्छा खासा इनका इरिगेशन फैसिलिटी है। 3 क्रॉप्स सीजन्स अ ईयर, 3 क्रॉप सीजन्स अ ईयर। ये 3 क्रॉप सीजन का मतलब क्या हुआ भैया, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक एग्रीकल्चरल ईयर में पालमपुर के लोग 3 राउंड खेती करते हैं। देखते हैं भाई, खरीफ की खेती कर लिए रेनी सीजन में, ज्वार बाजरा उगा लिए, पोटैटो की खेती कर लिए अक्टूबर दिसंबर तक, और फिर रबी की खेती कर लिए, तो 3 सीजन तो उगा लिए ना। या ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? ऐसा पॉसिबल हुआ क्योंकि इनके पास एग्रीकल्चर के साथ साथ इरिगेशन की भी अच्छी फैसिलिटी है फसलों के लिए। मल्टीपल क्रॉपिंग, एक साथ कई फसलें ये लोग लगाते हैं, बहुत चालाक है लोग। घर के पीछे में बड़ा सा खेत है और उसमें थोड़े में पोटैटो लगा लिया, थोड़े में टोमेटो लगा लिया, थोड़े में बीन्स भी लगा लिया, ठीक है, उसी में थोड़ा सा चना भी डाल लिया, सब काम कर लेते हैं लोग, थोड़ा मक्का भी डाल लिया, हो गया एक साथ कई, है ना। तो मल्टीपल क्रॉपिंग भी होती है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब वैसे सीड्स जो काफी क्वालिटी में और क्वांटिटी में, दोनों में अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। ये हो गए सीड्स। इरिगेशन तो हम लोग पढ़ ही लिए। फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, मैन्युअर्स का तो यूज करते ही हैं, काउडंग्स वगैरह का, लेकिन साथ साथ ये लोग फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का भी यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके पास एग्रीकल्चर करने के लिए इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं कि क्या पॉसिबल होता है, कैन वी ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? यस, वी कैन ग्रो। क्यों? इरिगेशन अच्छा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम की जानकारी, ठीक है, और ऊपर से फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, मैन्युअर्स सब अवेलेबल है। मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी है ही, सड़क अच्छी है, शहर से कनेक्टिविटी है, तो एग्रीकल्चर की तो हर बात अच्छी है भाई। तो इसलिए यस, इट्स पॉसिबल, वी कैन ग्रो मोर। अब आते हैं हम लोग अगली बात पे, कैन वी ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, उसी का अगला पार्ट थोड़ा और स्ट्रेच करते हैं और समझने के लिए। तो आंसर हमारा होगा यस। और रीजन क्या होगा यस बोलने का? ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लें हम लोग। एनी सडन एंड क्विक चेंज इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में सडन और क्विक चेंज अगर अपीयर होता है, जो पिछले समय से आज के समय को बिल्कुल अलग कर देता है, तो इसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये यस हम लोग को बोलने के पीछे रीजन है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन फसल
हम लोग बोलते हैं ना, सस्य श्यामला धरती, फसलों से हरी भरी धरती, ग्रीन लस ग्रीन क्रॉप्स। तो ये हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन, याद रखना है नाम हम लोगों को। और पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कौन है भाई? नॉर्मन बोरलॉग। याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग का नाम। लेट 1960s मतलब 1965 के बाद, लेट बोल रहा है तो सेकेंड हाफ है ना। तो लेट 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में शुरू हुआ। पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, थोड़ा इंडिया का मैप आप लोग बार बार देखा कीजिए, इससे आपको समझने में आसानी होगी। हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब में आएगा, ये आसानी होगी। तो 1960s में MS स्वामीनाथन के एफर्ट से ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में शुरू हुआ एंड इट स्टार्टेड विथ व्हीट प्रोडक्शन। ठीक है, ये वो समय था जब हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ने का स्पीड पिकअप पकड़ रहा था। तो खाने के लिए तो रोटी चाहिए, है ना, भोजन चाहिए, बढ़ते हुए पॉपुलेशन के लिए जरूरत थी, इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। मतलब मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। रुपए आप लोगों ने देखे हैं, इंडिया के करेंसी नोट्स। रुपया किसने चलाया था? शेरशाह ने, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, रुपया करेंसी के रूप में, हम लोग उसके बहुत ऋणी हैं, है ना। तो शेरशाह ने रुपया तो चला दिया, लेकिन रुपए में भी 5 रुपए का कलर आप लोगों ने देखा है करेंसी नोट का, ग्रीन कलर का होता है। वाई ग्रीन? इट वॉज डेडिकेटेड टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। इस पे क्या क्या सिंबल्स हैं उसको भी देख लेना। एक तरफ ट्रैक्टर है, गेहूं की बाली है, और फिर आर्यभट्ट है ना, जो हमारा सैटेलाइट है उसका भी है। तो ये सारी चीजें आती हैं। वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम किसकी देन है? मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स की देन है। ठीक है, इरिगेशन को डेवलप किया गया, बहुत सारी कैनल्स बनाई गई, बहुत सारी पुरानी कैनल्स को दूसरी कैनल्स से कनेक्ट किया गया, गांवों से कनेक्ट किया गया, ट्यूबवेल्स लाए गए, बहुत सारी चीजें हुई। तो वेल डेवलप्ड इरिगेशन, इंडिया के जिस पार्ट में जिस तरह के इरिगेशन की फैसिलिटी पॉसिबल थी डेवलप की गई, तो इरिगेशन भी अच्छा है। कहां पे? हम लोग अभी बात कर रहे हैं कहां की? पालमपुर की, इमेजिनरी विलेज, है ना। मल्टीपल क्रॉपिंग भी होती है यहां। और क्या है भाई? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज होता है, फर्टिलाइजर अच्छा है ना, पेस्टिसाइड्स का यूज होता है। 3 क्रॉप्स एक एग्रीकल्चरल ईयर में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत अच्छा है। तो यही कारण है कि हम लोगों ने क्या बोला था? यस, वी सेड यस फॉर दीज रीजंस ओनली। इन्हीं कारणों से हम लोगों ने यहां पर क्या बोला था भाई? यस बोला था कि कैन वी ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? यस, वी कैन ग्रो। रीजन? ग्रीन रिवॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। विल द लैंड सस्टेन? क्या जमीन जितनी है उतनी ही रह जाएगी? इस पे भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स। ये नेचुरल रिसोर्स है, इसकी फर्टिलिटी भी नेचुरल है। बट इफ सेम क्रॉप इज ग्रोन इन द सेम कल्टिवेटेड लैंड, देन नेचुरली इट्स प्रोडक्शन विल रिड्यूस, घटेगा। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल रिड्यूस ड्यू टू heavy irrigation, due to heavy use of high yielding variety seeds, due to multiple cropping, due to maximum use of or more use of or frequent use of fertilizers, pesticides, insecticides, okay, and chemicals. इरिगेशन ज्यादा होगा तो सोयल की फर्टिलिटी भी गई, ग्राउंड वाटर भी कम हुआ। इसका मतलब यह है कि एनवायरमेंट का केयर करना पड़ेगा, तभी फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, और तभी हम लोग ये इंश्योर कर पाएंगे कि एग्रीकल्चर अच्छा से अच्छा हो। इस बात को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया पालमपुर के लोगों के साथ भी। कैसे डिस्कस किया भाई? पालमपुर तो हाइपोथेटिकल विलेज है, हम लोगों ने भी हाइपोथेटिकली डिस्कस किया उन लोगों से। मान लिया कि हम लोग गए, मान लिया कि हम लोग घूमे, और मान लिया कि हमने डिस्कस किया। मतलब हमें मान करके भी सीखने से है। मान करके अगर आंसर आता है तो आता है। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। वो क्या है भाई? पालमपुर, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। पालमपुर गांव में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है?
किसके पास कितनी जमीन, यही है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह की जमीन किनके पास, क्या क्या चीज की खेती करते हैं लोग। ठीक है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। पालमपुर विलेज में 450 से ज्यादा फैमिली, 450 प्लस फैमिलीज रहती हैं, जिसमें दलित्स भी हैं और लैंडलेस लोग भी हैं। दलित भी हैं और लैंडलेस लोग भी हैं। और दलित और लैंडलेस ये दोनों लोग एग्रीकल्चरल लेबरर्स का काम करते हैं, यानी जिनके पास कल्टीवेबल लैंड है उनके खेतों में ये काम करते हैं। लेबरर्स चाहिए थे, याद रखिएगा। 240 प्लस फैमिलीज जो हैं वो स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड है इनके पास, यानी लेस देन 2 हेक्टर्स। एक पैमाना मान लिया हम लोगों ने इसको। 60 फैमिलीज करीब ऐसी हैं जिनको हम लोग मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की फैमिलीज के रूप में मानते हैं, और इनके पास मोर देन 2 हेक्टर्स हैं। 2 हेक्टर से कम है तो स्मॉल, 2 हेक्टर से ज्यादा है तो लार्ज एंड मीडियम। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 10 हेक्टर्स प्लस लैंड है। यह हो गया लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर। इस तरह से पालमपुर में जमीन बटी हुई है, एग्रीकल्चर की जमीन बटी हुई है। एक बात का यहां हम लोग को बहुत ध्यान देना होगा, अच्छे से ध्यान देना होगा। वो क्या कि जिनके पास जमीन नहीं है, 1 और ये 2, ये फैमिलीज के लोग जो हैं वो एग्रीकल्चरल लेबरर का काम करते हैं और यही इनका प्रोफेशन है। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 5th टॉपिक पे आते हैं, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अभी अभी तो हम लोगों ने बात किया था कि दलित्स एंड लैंडलेस जो पालमपुर में हैं वही लोग एग्रीकल्चरल लेबरर्स का काम करते हैं। उन्हीं से एग्रीकल्चरल फार्म्स में जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड है वो लोग काम करवाते हैं। जिनके पास ज्यादा है और मैन पावर उनके पास कम है तो वो लोग कराएंगे। तो फार्मिंग नीड्स बिग नंबर ऑफ लेबरर्स। फार्म लेबरर्स कौन है भाई? लैंडलेस फैमिलीज हैं और वेरी स्मॉल फार्मर्स। वेरी स्मॉल फार्मर्स कौन थे? 2 हेक्टर से नीचे जिनके पास जमीन थी। जमीन 2 हेक्टर से नीचे है, कम है, और फैमिली में मेंबर्स की संख्या ज्यादा है, तो सब लोग तो उसी में काम नहीं करेंगे ना। जितने लोगों से काम हो सकता है करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? दूसरे एग्रीकल्चरल फार्म्स में काम करेंगे। मीन्स दे विल बी वर्किंग इन द एग्रीकल्चरल फार्म्स ऑफ अदर पीपल, दोज हु आर हैविंग more area of a cultivable land, and that is how they will be working as agricultural laborers, and they will be earning more. They will be adding to the income of their families. तो ये wages in cash or kind. Now, when we moved around the village Palampur, we got one more thing, and that was what? Some of the family members were paying to the laborers in cash, and some of the families were paying to the laborers in kind. कुछ लोगों ने पैसे दे दिए, भैया कितना हुआ आपका? 10 रुपए मजदूरी हुई, ये पकड़ो। आपका 40 रुपया हुआ, ये पकड़ो, रुपए दे दिए। और कुछ लोगों ने क्या किया? उनको गेहूं दे दिया, आटा दे दिया, चावल दे दिया, सब्जी दे दी, शक्कर दे दिया। इस तरह से उनके पास वो सरप्लस था तो वो दे दिया, और उसकी उनको जरूरत भी थी उन लेबरर्स को, इसलिए भी दे दिया। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ओके, एक और बात है, ये जो कैश और काइंड में लेबरर्स को पेमेंट किया जाता है, ये मेल और फीमेल लेबरर पर भी डिपेंड करता है। मेल लेबरर्स को लोग ज्यादा पे कर रहे हैं और फीमेल लेबरर को लोग कम पे कर रहे हैं, जबकि फीमेल और मेल लेबरर दोनों सेम काम सेम ड्यूरेशन में करते हैं और क्वालिटी भी वर्क का सेम रहता है लगभग। अब हमारा अगला टॉपिक है कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। कैपिटल का मतलब क्या हुआ? द पार्ट ऑफ आवर इनकम दैट वी कीप सेफ टू मेक मोर वेल्थ इन फ्यूचर। हमारी आय का वो हिस्सा जिसको हम बचा करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, ताकि आगे हम अपने इनकम को और बढ़ा सके और ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सके, वो कैपिटल है। यानी कैपिटल इज द पार्ट ऑफ आवर इनकम विच वी यूज टू अर्न मोर इन फ्यूचर। स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं? जो छोटे किसान हैं। छोटे किसान कौन है?
2 हेक्टर से नीचे जिनके पास ज़मीन है वो छोटे किसान हैं। ये लोग बोरो करते हैं। किससे बोरो करते हैं? किसी रिश्तेदार से ले लिए, किसी सेठ साहूकार से ले लिए, बड़े फार्मर्स के पास सेविंग है उनसे ले लिए। ऐसे मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ये क्या करते हैं? मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव सरप्लस प्रोडक्शन। दिस सरप्लस प्रोडक्शन दे सेल इन देयर ओन विलेज मार्केट, or they sell that in the nearby village markets, or they go to the towns, nearby towns, and sell those surplus things over there in the market, earn money. They keep that money in banks and they get interest also there, and that is their capital. That is how they form capital, and that capital they use. I hope this is clear. Now, land, labor and capital. When we say capital here, it is physical capital. So these 3 inputs are used by the 4th input, human capital, and that we have already understood. Human capital, जितना ज़्यादा educated होगा, जितना ज़्यादा experienced होगा, जितना ज़्यादा skilled होगा, जितना अच्छा health होगा उसका, वो उतना अच्छा asset होगा। और जितनी ज़्यादा ये चीज़ें उसके पास कम होगी उतनी बड़ी वो लाइबिलिटी होगा। ये ध्यान रखना है। एसेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेबर, अबंडेंस, पर्याप्त मात्रा में लेबर अवेलेबल है पालमपुर में और उसके आसपास के गांवों से भी, क्योंकि सबके पास जमीन नहीं है। आप देखे होंगे जिसके पास 10 हेक्टर से ज्यादा, more than 10 hectares a cultivable land, very few farmers were there. Then very few farmers, some more farmers you can say than that, were there who were having more than 2 hectares of cultivated land or cultivable land. Okay, most of the farmers were having less than 2 hectares of cultivable land. तो farmers are abundant. Abundant का मतलब क्या हुआ भैया? जरूरत से ज्यादा। Now, next theme is sale of surplus farm products. Surplus होगा तो बेचना पड़ेगा। बेचना पड़ेगा तो कहां बेचेंगे? मार्केट में। मार्केट is the place where things are sold and purchased. Okay, and markets are there in the village and markets are there in the nearby villages. Markets are there in the towns, nearby towns. So, more than कंजम्पशन अगर आपके पास है तो दैट इज सरप्लस। आप अपने यूज से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सरप्लस है। सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन ये कौन करता है? मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स के पास तो बेचारे के पास साल भर को खाने के लिए ही पैसा उनके पास नहीं इकट्ठा हो पाता, तो साल भर के लिए प्रोडक्शन वो कहां से कर पाएंगे? तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नाउ तेजपाल सिंह, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। तेजपाल सिंह पालमपुर के एक विलेजर हैं जिनके पास अच्छी खासी कल्टिवेटेड ज़मीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, अच्छी खेती करते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन की टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हैं, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हैं, इरिगेशन अच्छा है, फर्टिलाइजर्स अच्छे हैं, है ना। तो इनका प्रोडक्शन भी इनके खेतों में अच्छा होता है, सरप्लस होता है, उसको शहर में बेच देते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं और उसको बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, उसे इंटरेस्ट भी मिलता है, वो उसके उनके कैपिटल में ऐड होता है, जिसका वो यूज नेक्स्ट एग्रीकल्चरल सीजन में अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए करते हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स क्या है भाई? ये लोग बैंकों के साथ जमा करते हैं, जैसा मैंने तेजपाल जी का एग्जाम्पल आप लोग को बताया था, और जो छोटे किसान हैं वो बोरो करते हैं। तो ये बात भी मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या हैं? कहां पर? पालमपुर में। पालमपुर में सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं है, सिर्फ फार्मिंग ही नहीं है, बहुत सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी हैं जो फार्मिंग एक्टिविटी को सपोर्ट करती हैं या जो फार्मिंग एक्टिविटी के सपोर्ट से चलती हैं। थोड़ा वो भी देखते हैं एक एक करके। पहला है डेयरी। यू नो, फॉर एग्रीकल्चर बुलॉक्स आर रिक्वायर्ड, फॉर एग्रीकल्चरल काउज आर रिक्वायर्ड, फॉर एग्रीकल्चर बुफेलोस आर रिक्वायर्ड, एंड दीज आर रिलेटेड टू डेयरी ऑल्सो। सो डेयरी इज द सेकेंड कॉमन एक्टिविटी। फर्स्ट कॉमन एक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर।
तो डेयरी में क्या होता है, वेरी कॉमन एक्टिविटी, इसको हम लोगों ने माना है। और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इससे आते हैं और बेचे जाते हैं। कैटल रियरिंग, इसको पैस्टोरलिज्म बोलते हैं। इफ फार्मर्स आर डूइंग कैटल रियरिंग प्लस एग्रीकल्चर, बोथ आर रिक्वायर्ड। एग्रीकल्चर सपोर्ट्स कैटल रियरिंग एंड कैटल रियरिंग सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, तो दोनों होगा। और दोनों हैं तो है पैस्टोरलिज्म, और जो ऐसा करता है वो है पैस्टोरलिस्ट। तो ये पहला एक्टिविटी है। दूसरा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या है भाई, लेस देन 50 पीपल इन्वॉल्व्ड। स्मॉल स्केल, बास्केट बनाना है, चूड़ियां बनानी है, बिंदी बनाना है, राखी बनाना है, ठीक है, इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं। रस्सियां, रोप्स बनानी है, ठीक है, चारपाई बनानी है, खाट, कॉट, ये सब कौन करता है, हल बनाना है, ठीक है, स्पैड बनाना है, एक्स बनाना है, बहुत सारी चीजें हैं। वो सब इसमें लेस देन 50 पीपल इन्वॉल्व होते हैं। ये सारा का सारा काम सिंपल मेथड से होता है। इसके लिए कोई बहुत हाई फाई टूल्स टेक्निक्स की जरूरत नहीं पड़ती। इन सब चीजों को अपने अपने घरों में किया जा सकता है और इसके लिए एक्स्ट्रा लेबरर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, है ना। ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली आर इन्वॉल्व दिस वे और दैट वे इन दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज। लेबरर्स मैंने जैसे बताया फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिया है हम लोगों ने मिस्री लाल का। इन्होंने एक शुगर कैन क्रशिंग मशीन खरीदा है और उससे वो शुगर कैन का रस निकालते हैं और उससे वो जैगरी गुड़ बनाते हैं क्रशिंग मशीन पे, और वो गुड़ को मार्केट में बेचते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाते हैं, सेविंग भी उनकी होती है। ये दूसरा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। पहला नॉन फार्मिंग क्या था, डेयरी, और दूसरा हो गया स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब आते हैं हम लोग तीसरी एक्टिविटी पे। थर्ड एक्टिविटी है शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पूरे पालमपुर को जब हम लोगों ने चप्पा चप्पा, गली गली खोज लिया, घूम लिया, है ना, सर्वे कर लिया अपना, तो पाया क्या कि कुछ लोगों के पास जरूरत से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है किसी किसी चीज का, तो उसको खरीदता कौन है, गांव के ही शॉपकीपर लोग खरीद लेते हैं, फिर अपनी शॉप में उसको रखते हैं और बेचते हैं। कुछ चीजें गांव में नहीं मिल पाती हैं तो उसको वो शहर जा करके होलसेलर से लाते हैं और फिर अपनी दुकानों में रखते हैं और उनको बेचते हैं। हर तरह का सामान पालमपुर के गांव के दुकानों में मिलता है। और दुकानें कहां पे हैं, किसी मार्केट प्लेस में नहीं। दुकानें कहां पे हैं, लोगों ने अपने अपने घरों में, घर के सामने वाला जो कमरा है, दालान है, बैठक है, वहीं पे दुकान खोल लिया। कोई सड़क के किनारे बैठ गया, अगर कोई जगह नहीं मिली तो पेड़ के नीचे वहीं पे बैठ के बेच रहे हैं। शहरों में भी ऐसा चलता है। तो शॉपकीपर्स ये लोग हैं। सेल इन विलेज, अपने गांव में भी बेचते हैं और आसपास के गांव में भी बेचते हैं। उसी तरह से आसपास के गांव के जो लोग हैं वो भी सरप्लस चीजें बेचने इनके गांव में आते हैं, ऐसा भी देखा। अर्न प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव क्या होता है शॉपकीपिंग का, प्रॉफिट कमाना, मुनाफा। करीम, ये एग्जाम्पल बड़ी मजेदार है। करीम पालमपुर का एक लड़का है, उसने थोड़ी मोड़ी पढ़ाई की, पढ़ने की तमन्ना बहुत थी। अब तमन्ना रहती है तो मसीहा तो कोई ना कोई मिल जाता है। इसको भी कोई मसीहा मिला अपने गांव में, उसने इसको पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। ये शहर के स्कूल गया, वहां कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त की, बेसिक नॉलेज प्राप्त किया, फिर थोड़ा और एक्सपर्टाइज नॉलेज प्राप्त किया। इसको लगा कि आजकल के समय में इसका इंपॉर्टेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, गांव के लड़कों भी कंप्यूटर जानना चाहिए। जानेंगे तो शहर आके छोटी मोटी नौकरी करेंगे, ज्यादा कमाएंगे। ठीक, इसके लिए इसने क्या किया, गांव की ही 2 विमेन को अपने साथ टीचर के रूप में एम्प्लॉय कर लिया, जिनको कंप्यूटर सीखा था, जिन्होंने सीखा था। इसने भी उनकी मदद की और टीचर के रूप में रख लिया। तो इन दोनों को भी इनकम हुआ, करीम को भी इनकम हुआ। इसका इंस्टीट्यूट चल पड़ा तो चल पड़ा, दे धनाधन। आने लगे गांव के बहुत से बच्चे, आसपास के गांव के भी बच्चे आने लगे, कंप्यूटर सीखने लगे। करीम को अच्छा खासा फायदा हो रहा है, क्या बुरा है इसमें। गांव में ही इसने अपने घर में आगे में एक बड़े एरिया में खोल दिया। ठीक, गुड। ये तीसरी एक्टिविटी थी शॉपकीपिंग की। अब आते हैं चौथी, ट्रांसपोर्ट। पालमपुर में जो चौथी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो है ट्रांसपोर्ट। फास्ट डेवलपिंग सेक्टर पालमपुर का ये माना जाता है। वैरायटी ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है।
शुरू शुरू में हम लोगों ने बात किया था इस पे। तांगा है यानी घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी भी है, बुफेलो गाड़ी भी है, ठीक है, और साइकिल भी है कुछ लोगों के पास मोटरसाइकिल भी है, कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज करते हैं, और कुछ लोग चरण सिंह की गाड़ी से चलते हैं पैदल। ये भी एक सवारी है। लेकिन इसको चलने के लिए सड़क तो चाहिए, तो कच्ची सड़कें भी हैं और पक्की सड़कें भी हैं, कनेक्टिंग वन विलेज टू द अदर विलेज, कनेक्टिंग ऑल विलेजेस टू द नियर बाई टाउन्स। किशोरा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। किशोरा बैंक से लोन लेती है, बुफेलो खरीदती है, और मिल्क प्रोडक्शन भी होता है। साथ साथ में उस बुफेलो को इसने बुलॉक कार्ट में भी लगा दिया और ट्रांसपोर्ट का भी काम हो गया। तो एक साथ हम लोगों ने देखा है कि पालमपुर के लोग किसी एक एक्टिविटी में नहीं लगे हुए हैं, लोग कई तरह की एक्टिविटी में लगे हुए हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सेक्टर है, मेन एक्टिविटी है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ कोई शॉपिंग में लगा है, माने मार्केटिंग में लगा है, कोई डेयरी में लगा है, कोई ट्रांसपोर्ट में लग गया है, कोई स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में लग गया है। हर तरह से लोग लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट के भी बहुत से मीन्स हैं, यहां पे कोई कमी नहीं है। They have all the resources in village Palampur. So my dear students, in the story of village Palampur, we have got that all the three important activities are there. Production is there, manufacturing is there, and service sector is also there. My dear students, I hope all the things are clear to all of you. Always remember, रट करके हम तोता तो बन सकते हैं, लेकिन रट करके हम सीख नहीं सकते। और जो हम रटते हैं वो हम भूलते भी बहुत जल्दी हैं, और जो हम सीखते हैं वो हम भूलते कभी नहीं हैं। लेकिन एक बात आप लोग याद रखना, जितना सीखो उससे ज़्यादा सिखाओ। जो भी आप सीखते हो उनको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। शेयर करने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके लिए ये रिवीजन होगा, दूसरों के लिए ये सीखना होगा। ओके, एक जरूरी संदेश भी आप लोगों को देना है। जैसी कंडीशंस अभी चल रही हैं पूरी दुनिया में, प्लीज पे अटेंशन हियर। 2 गज की दूरी, मास्क भी जरूरी। आप घर के अंदर रहिए, घर के बाहर रहिए, प्रिकॉशन आपको लेना है। जिंदगी आपकी है, आपसे ज्यादा आपकी जिंदगी के बारे में कौन सोच सकता है। जिंदगी है तो जिंदगी की बाकी चीजें भी है, जिंदगी ही नहीं है तो बाकी चीजें रह के भी क्या है। इसलिए ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट, देन योर स्टडीज। ओबे योर पेरेंट्स, दे आर द बेस्ट वेल विशर्स फॉर यू। Thank you very much. We are coming up with lecture videos of all the chapters of all the 4 parts in social sciences for classes 9 and 10. Rather, we have started for class 8 also. You may inform those students who are in class 8. And in near future, we have a plan to start for 6 and 7 also. Our focus is your concept. We are not motivating or encouraging you to go for mugging up the things. Understand and apply, and then fly. Thank you very much.